Welcome everyone to the day one of Python workshop. Today's topic will be about Python, some pros and cons about Python, and then we will start the day one, that is Hello World to the Python. So let's start with what is Python? Python, most of the people know that it's a programming language. उसके अलावा क्या क्या उसके सीन्स है वो मैं सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफी इजी टू यूज है। जो वेन रोसम ने 19 कहीं पे 1989 मिलता है, कहीं कहीं 1991 मिलता है। हम ये बोल सकते हैं कि लेट 1980s और स्टार्टिंग ऑफ 1990s में पाइथन को डेवलप करना शुरू किया था और उसके बाद उसमें एडवांसमेंट करते रहे अकॉर्डिंग टू द यूसेज एंड अकॉर्डिंग टू द फीचर्स दैट वर रिक्वायर्ड। तो पाइथन जो है सबसे पहले एबीसी ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके कुछ ऑपरेशन और सिस्टम कॉल्स को लेने के लिए पाइथन को बनाया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको एक जनरल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पाइथन में सोर्स कोड जो है सबसे पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्मेट बाइट कोड में क्या बोलते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम के जरिए कन्वर्ट होता है। अब बाइट कोड नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाइट कोड जो है मशीन लेवल कोड होगा बाइनरी लैंग्वेज में। जो कि ना पाइथन अपने आप करके दे देता है, हमें इसके लिए अलग से और प्रोसेस देने की जरूरत नहीं। ये बैकएंड में अपने आप हो जाता है, हमें इसमें और कुछ भी अपनी तरफ से इनपुट देने की जरूरत नहीं। पाइथन जो इन्फ्लुएंस्ड है वो सी से इन्फ्लुएंस्ड है। आइकन और मॉड्यूलर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस होके बनाया गया है। और इसके अलावा लैंग्वेज जो पाइथन से इन्फ्लुएंस है वो गो, बू, कॉटलिन और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो पाइथन से इन्फ्लुएंस्ड है। सो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम ये देख लेते हैं कि प्रोज और कॉन्स क्या है पाइथन के, क्योंकि अब कोई चीज ऐसी तो हो नहीं सकती कि भाई टोटली परफेक्ट निकल जाए या फिर टोटली एकदम इम्परफेक्ट निकल जाए। अब हम पाइथन के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। पाइथन के प्रो, सबसे बड़ा प्रो जो मुझे लगता है कि बिगनर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं भी की है तो आई फील कि लाइक पाइथन मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे आपका एक मोटिवेशन बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई मेरे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छे से आती है। और साथ ही साथ इसमें जो सिंटेक्स है, जो लिखने वे ऑफ राइटिंग है कोडिंग की, वो भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा लार्ज कम्युनिटी है। मशीन लर्निंग आजकल बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है, सबको चैट जीपीटी पता ही होगा। और चैट जीपीटी किसी को नहीं पता होगा तो फिर है ना, आज जरूर सर्च करके देखना कि चैट जीपीटी है क्या करके। तो मशीन लर्निंग, एआई डेवलपमेंट, डीप लर्निंग, ये सब पाइथन के जरिए बहुत ही ज्यादा आसान भी है, प्लस साथ ही साथ इसके जरिए डेवलप करना बहुत ज्यादा इजी भी है। इसके अलावा पोर्टेबल है, हाईली स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है। ये सब तो प्रोज हो गए। अब कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्स जो है पाइथन के साथ वो कुछ कुछ कॉन्स ऐसे हैं कि मेमोरी कंजम्पशन रेट बहुत ज्यादा है। मेमोरी कंजम्पशन रेट मतलब कि रैम के साथ जो इसका जो यूसेज फ्रीक्वेंसी है, एक बार के लिए बड़े सॉफ्टवेयर के लिए अगर हम यूज करें, जैसे कि मैंने भी न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप किए थे। न्यूरल नेटवर्क्स अगर नहीं पता है तो एकदम आसान भाषा में बोलूँ तो जैसे हमारे ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क में कैसा होता है कि भाई अगर हमने कुछ छुआ तो उसको है ना गर्म ठंडा जो हमें लगता है वो ब्रेन के जरिए हमारे पास मैसेज आता है हमारे न्यूरॉन सेल तक। वैसी टाइप का हम आर्टिफिशियली भी न्यूरल नेटवर्क पाइथन के जरिए बना सकते हैं। तो उसमें जो उसका मेमोरी रेट, कंजम्पशन रेट जो है या फिर उसका जो कंप्यूटेशनल पावर है वो बहुत ज्यादा हाई लगता है। उसके अलावा इसकी सिक्योरिटी थोड़ी लो है। इसके अलावा और कॉन्स की तरफ बात करें तो फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की जो डेवलपमेंट है वो इसमें करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज है और है ना ये ज्यादातर सिस्टम के साथ एक इंटरमीडिएट फाइल के जरिए क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, बेस्ट क्या रहेगा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस है जैसे कि असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गई या फिर है ना बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं, वो जैसे फॉर्ट्रैन हो गई और सी हो गई। सी लो लेवल लैंग्वेज नहीं बोल सकते, सी स्टिल हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन सी के जरिए भी ओएस के इंस्ट्रक्शंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट पाइथन से करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें पीवीएम के जरिए यहाँ पे है ना बाइट कोड कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको प्रेफर नहीं करते। और बाकी क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रेटर है, बस ये डायनेमिकली टाइप है। डायनेमिकली टाइप क्या है इसको हम आगे देखेंगे। इसके कारण ये थोड़ी स्लो है। और इसी कारण इसके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज भी और इसी कारण इसके अंदर एरर्स भी आते हैं। वो कैसे आएंगे मैं अब आगे बताऊंगा। अब फाइनली प्रोज एंड कॉन्स आई होप सबको थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे। अब हम फाइनली आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स डे वन, दैट इज हेलो वर्ल्ड टू पाइथन। डे वन में आज हम ये सारे जितने भी टॉपिक्स सबको दिख पा रहे होंगे आई होप ऑन द स्क्रीन, ये सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स डाइव इनटू इट।
पहला हम देखेंगे कि वर्क फ्लो ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट कैसा होता है। तो हम पाइथन की जो स्क्रिप्ट है वो बनती कैसी है, वो इस प्रकार बनती है। पहले सोर्स कोड हम लोग ने लिखा, कहीं भी लिख सकते हैं हम, पाइथन की कोई आईडी में लिख सकते हैं, पाइथन के टर्मिनल के जरिए लिख सकते हैं, और भी अलग अलग वेज होते हैं उसके जरिए हम पाइथन का सोर्स कोड कहीं लिखेंगे, उसको इंटरप्रेट इंटरप्रेट करेगा, फिर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, वर्चुअल मशीन उसे एक्चुअली कन्वर्ट करेगी, और फिर है ना बाद में वर्चुअल मशीन एक रनिंग कोड का आउटपुट हमें प्रेजेंट करेगी। अब ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो एडिशनल लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स है, ये एक्चुअली ऐसा है कि अगर हमें कुछ और एडिशनल लाइब्रेरीज या फिर मॉड्यूल्स की जरूरत है जो हमें लग सकती है इन केस ऑफ फ्यूचर, वो यहाँ से हम इंपोर्ट करा के उनको भी रन करवा सकते हैं। सो आई होप जो वर्क फ्लो ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट है वो सबको क्लियर होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कीवर्ड्स इन पाइथन क्या होता है। तो कीवर्ड्स अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि पाइथन में ना कुछ वर्ड्स ना पहले से रिजर्व कर रखे हैं कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो कीवर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि जो प्रिंट कीवर्ड है, प्रिंट कीवर्ड क्या करता है कि हमें कुछ भी अगर हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट कीवर्ड उसके जरिए हमें उसे प्रिंट करके दे देता है। तो जितने भी कीवर्ड्स है अगर हमें वो सारे देखने हैं तो उसके लिए ये यहाँ पे सोर्स कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। इंपोर्ट कीवर्ड करेंगे, प्रिंट द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इज, और फिर है ना जितने भी कीवर्ड है उनकी सारी लिस्ट है ना हम लोग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंट एक है, फॉर है, पास है, इफ है, एज है, एल्स है, बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल है, बट हाँ वेरिएबल के नाम कीवर्ड की तरह नहीं हो सकते। तो अब नेक्स्ट टॉपिक वही आता है कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अब हो सकता है ना कि हमें कुछ कुछ चीजें जो है वो हमें कहीं ना कहीं पे स्टोर करवानी, या फिर है ना कुछ डेटा आइटम या फिर कुछ डेटा जो है हमें कहीं पे स्टोर करवाना है। तो वेरिएबल्स वही काम करते हैं। वेरिएबल्स पाइथन में डायनेमिकली टाइप है। डायनेमिकली टाइप का मतलब ये होता है कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि ये वेरिएबल जो है एक इंट है, ये वेरिएबल जो है एक स्ट्रिंग है। वो पाइथन अपने आप पहचान लेता है कि भाई वो इंट है कि स्ट्रिंग है, या फिर है ना फ्लोटिंग वैल्यू है। फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंट वैल्यू 3.14, 3.56, 1.23 ये सब, या फिर टपल है, टपल या फिर लिस्ट, टपल लिस्ट वगैरह, ये सब जो है स्पेशल पाइथन के डेटा टाइप्स है। अब वेरिएबल लिखने के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स पाइथन में ऑलरेडी है। जैसे कि नंबर से बिगिन नहीं हो सकता, सिंगल वर्ड ही होना चाहिए। हाँ, अगर मान लो दो वर्ड्स का अगर हमें बनाना भी है एक वेरिएबल, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, हाँ, माई अंडरस्कोर वेरिएबल, ताकि दो वर्ड्स को हमने मिक्स भी कर दिया लेकिन एक ही वर्ड उसको रखने की कोशिश की और ये एक वेरिएबल बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, जब आप बड़े सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे तो आपको लगेगा कि कुछ वेरिएबल्स जो है ना उनका हमें ज्यादा यूज नहीं करना है। तब हम क्या करेंगे, तब उन वेरिएबल्स का शुरुआत ना अंडरस्कोर से शुरुआत कराएंगे, और अंडरस्कोर और फिर वेरिएबल नेम। ये थोड़ा हाई लेवल नॉलेज हो गया, बट लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये पता रहना चाहिए कि अंडरस्कोर वेरिएबल्स कब यूज करनी चाहिए और कब नहीं यूज करनी चाहिए। जनरली हमें जो है अंडरस्कोर वेरिएबल्स की जरूरत नहीं रहेगी। हम जो है स्नेक केस मतलब यही होता है कि दो वर्ड्स और उनके बीच में हम अंडरस्कोर डालते जाएंगे और वेरिएबल बनाएंगे। हम नॉर्मली वैसे ही वेरिएबल बनाएंगे, हम ज्यादा हाई लेवल जाएंगे नहीं। और हाँ, केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल्स, इसलिए अगर मैं एक वेरिएबल का नाम कैपिटल VARIABL रखता हूं तो वो एक अलग वेरिएबल है, और वही अगर स्मॉल वी के साथ शुरुआत करता हूं तो वो भी एक अलग वेरिएबल है। सो आई होप वेरिएबल्स आर आल्सो क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स पाइथन में ना जहां आपको स्क्रीन पे भी दिख पा रहे होंगे कि 6 प्रकार के हमारे पास डेटा टाइप्स है। तो ये सारे होते क्या क्या है। इंटीजर सिंपली हम बोल सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 ऐसे करते हुए एक रेंज है, उसमें इंटीजर सारे अवेलेबल है। स्ट्रिंग कुछ भी सिंगल या डबल कोट्स में लिख दो वो स्ट्रिंग अपने आप कहलाएगा। बुलियन, बुलियन की सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फिर फॉल्स। अपार्ट फ्रॉम ट्रू एंड फॉल्स, अगर वन भी लिखोगे तो उसे भी एज अ ट्रू कंसीडर कर लेंगे, एक्सेप्ट उसको स्ट्रिंग में लिखो या फिर उसको एज अ वैल्यू रखो। और जीरो को भी फॉल्स ले लेंगे बाय डिफॉल्ट, अगर तुम उसे डिफाइन नहीं करो एज अ स्ट्रिंग और एज एन इंटीजर। वो कैसे करेंगे वो हम आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे। फ्लोटिंग जैसे कि मैंने बताया था कि ये सारी डेसिमल वैल्यूज होती है, 1.24, 3.14, ये सारी जितनी भी वैल्यूज है ये सारी फ्लोटिंग में आती है। उसके अलावा होता है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस में रहता है लिस्ट, टपल, इवन स्ट्रिंग इज ऑल्सो सीक्वेंस टाइप, बट स्ट्रिंग को अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि स्ट्रिंग के भी हमारे पास स्पेसिफिक ऑपरेशंस रहते हैं, इसलिए स्ट्रिंग को सीक्वेंस डेटा टाइप्स में अलग किया जाता है। मोर अबाउट लिस्ट, टपल एंड अदर स्टफ इन द डे 3 of our Python workshop. And apart from sequence type, there is also a mapping type. Mapping type is dictionary. Dictionary अगर mapping type समझ में नहीं आ रहा होगा तो आसान भाषा में ये बोलते हैं कि
डिक्शनरी के लिए ऐसा रहता है कि जैसे डिक्शनरी सबने यूज की होगी, तो डिक्शनरी में कैसे करते हैं कि भाई मान लो मुझे डेटा वर्ड के लिए अगर मुझे सर्च करना है, तो हम कैसे सर्च करते हैं कि भाई हाँ डी पे गए, फिर डी के बाद डी में हम लोग सर्च करने का डी ए सर्च करने के फिर डी ए टी और फिर डी ए टी ए, मतलब डेटा पूरा वर्ड आ गया। तो मतलब डी की से हम लोग ने शुरुआत की, उसके बाद उसका वैल्यू का पेयर देखने गए कि डी में ए कहाँ आ रहा है, फिर उसका डी ए टी ए पूरा डेटा मेरे को कहाँ मिल जा रहा है, ऐसा डिक्शनरी में है। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा होगा अभी, तो उधर अभी है ना, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना तो सब आराम से क्लियर हो जाएगा। सो अगर अभी नहीं भी आ रहा होगा, इट्स कंप्लीटली फाइन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं पाइथन में। तो पाइथन में ना, जैसे कि दिख पा रहा होगा, 6 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, और उनके ऑपरेशन के नाम भी क्या है और वो करते क्या है वो भी मैं बताता हूँ। प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो सबको ही पता होगा। हाँ, एडिशन करना है, दो वेरिएबल ले लो, उनमें कुछ वैल्यू स्टोर करा लो और उनको प्रिंट करा लो, उसका ये सब हो जाएगा। तो आई होप कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। सबके लिए नया जो होगा वो फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस होगा। फ्लोर डिवीजन करता ही है कि जो फ्लोर वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू जो है वो किसी के डिवाइड करने पर फ्लोर वैल्यू क्या आती है वो बताता है। अब फ्लोर वैल्यू को और अच्छे से समझना है तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए मैं उसको उधर के लिए ही रहने देता हूँ। मॉड्यूलस ऑपरेटर की तरफ जाते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर अब 1/3 किए, तो 1/3 करने पर 1 क्यों आया? ये सबके मन में सवाल उठ रहा होगा, राइट? तो मॉड्यूलस ऑपरेटर करता है ये कि हमें ना एक प्रकार से वो रिमाइंडर फॉलो अप करके दे देता है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है करके। हाँ, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 3/3 करता तो फिर है ना उसका आंसर हमें आउटपुट में 0 ही मिलता। मोर ऑन मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑल्सो व्हेन वी विल स्टार्ट कोडिंग अबाउट इट। ठीक है। आई होप ये ऐसा नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या बोलते हैं जो सब्जेक्ट है उससे मैं टालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कैसा है, पूरा प्रोग्रामिंग ही जो है वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, तो उसे हमें थोड़ा जितना प्रैक्टिकली समझ पाए उतना बेहतर रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है। सो इसके बाद हम आते हैं पाइथन स्टैंडर्ड फंक्शन। अच्छा, जब हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर रहे थे तो अगर बाय चांस कोई है ना उसको इंस्टॉल करते हो उसको ध्यान से देखा होगा, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस वो इंस्टॉल कर रहा था, वो वहां पे है ना ऐसा एक्चुअल में वहां पे लिखा हुआ आ रहा था। तो ये क्या है? ये कुछ स्पेशल बिल्ड इन फंक्शंस है पाइथन के, जो कि हम है ना स्पेसिफिकली हर एक डेटा टाइप्स के साथ, हर एक हमारे जितने भी वेरिएबल्स क्रिएटेड है हमारे पूरे कोड के साथ हम क्योंकि ये प्री इंस्टॉल्ड है हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार है कि प्रिंट प्रिंट क्या है? कुछ है ना स्पेसिफिक मैसेज अगर हमें हमारे आउटपुट स्क्रीन या टर्मिनल पे अगर हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट वो कर देता है। इनपुट के जरिए हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से। और इसका डिफॉल्ट जो इनपुट का जो डेटा टाइप रहता है वो रहता है स्ट्रिंग। सो अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स चाहिए तो वो मैं आगे और जब कोड करेंगे तो मैं बताऊंगा। लेंथ लेंथ जो है एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी एक डेटा एलिमेंट में या फिर एक वेरिएबल में या फिर है ना हमारे लिस्ट में टपल में, ये सब में कितना एलिमेंट्स है वो सब हमें लेंथ में बताएगा। उसके अलावा फॉर्मेट फॉर्मेट एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसके जरिए हम जो स्ट्रिंग हम आउटपुट रिजल्ट दिखाना चाहते हैं उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं वो इससे होता है। ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, तो फिर मैं इसे चाहूंगा कि है ना जब हम कोड करने जाएंगे तो हम फॉर्मेट को और अच्छे से देखेंगे। बाकी हेल्प फंक्शन आप सभी को सबसे ज्यादा काम आने वाला है कि मान लो कि अगर कुछ है ना चीज कर रहे हो और है ना मान लो कि मैं नहीं हूँ साथ में है ना बताने के लिए कि भाई क्या करना है, या फिर चलो तुम लोग खुद से भी कोड कर रहे हो, तो बस डॉट हेल्प यूज करके किसी भी चीज के रिगार्डिंग हम हेल्प पाइथन के जरिए हम मंगा सकते हैं कि भाई ये करता क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या देना पड़ेगा कि ये हमें डिजायर्ड आउटपुट देगा। ये हेल्प फंक्शन हमें देता है। बाकी और बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है, ये मैं आप लोगों के लिए खेलने के लिए दे देता हूँ कि भाई हाँ जितने भी फंक्शंस है सब यूज करके देखो, सब में क्या क्या हमें ये मिल सकता है वो भी देखो। बाकी एवरीथिंग इज अप टू यू, जितना आप ज्यादा डीप डाइव इन करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आके आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब क्या है कि भाई मान लो कि मुझे अब दो वैल्यूज को कंपेयर कराना है या फिर दो वैल्यूज के बीच में कुछ रिलेशन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? तो वो जो है ये इन सारे ऑपरेटर से मिलेगा। बट हाँ, एक हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि बुलियन ऑपरेशंस के ऊपर, बुलियन ऑपरेशंस मतलब कि भाई ट्रू एंड फॉल्स है तो उसके बीच में हम ये इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके जगह हम इज और इज नॉट यूज करेंगे।
ये भी मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, इसलिए नो वरीज। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल इक्वल टू लिखेंगे ना तो वैल्यू ना फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड असाइन होती है, बट दो बार इक्वल्स लिखेंगे ना, मतलब इक्वल और उसके बाद इक्वल, स्पेस मत देना प्लीज, हाँ। तो दो बार इक्वल अगर हम विदाउट स्पेस लिखेंगे ना, तब वो जाके कंपेयर होता है कि अच्छा ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर है या नहीं है। वैसे ही लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, वैसे ही लेस देन और ग्रेटर देन हो गया। और नॉट इक्वल टू के लिए हमें एक बार अगर आप मैथ से थोड़ा फेमिलियर हो तो फैक्टोरियल, या फिर अगर आप इंग्लिश से फेमिलियर हो तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, नो स्पेस एंड देन इक्वल टू साइन। और फिर इसके बीच में है ना, अगर हम लोग कोई दो वैल्यूज रखेंगे तो फिर है ना वो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन बता देगा। अच्छा, अब रिलेशन बताता कैसा है? तो रिलेशन जनरली वो ट्रू एंड फॉल्स के केस में देता है, और अगर हम आगे और पढ़ेंगे जैसे इफ, एल्स, एलिफ, ये सब, तो उसके जरिए हम स्पेसिफिक टास्क भी इसके जरिए करवा सकते हैं, वो आगे और मैं आगे बताऊंगा। सो आई होप रिलेशनल ऑपरेटर भी सबको क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आते हैं बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर बेसिकली ये करते हैं कि एंड और नॉट, ठीक है, ये तीन ऑपरेटर है। अब ये करते क्या है? तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, या फिर आपने कभी अपने लाइफ में अगर लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे, तो ये शायद आपको पसंद समझ में आएगा थोड़ा बहुत, और ये आपको बहुत आराम से ग्रास्प हो जाएगा। और नहीं भी आते तो मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। एंड में होता ही यही है कि मान लो दो कंडीशंस है, दोनों ट्रू है, तो एंड जो है हमें ट्रू देगा। थोड़ा एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। चलो एक काम करते हैं कि मान लो दो कंडीशंस रखते हैं। अगर मेरे नंबर 35 प्लस है, हाँ, और अगर मेरे नंबर 75 के ऊपर है, तो मैं पास भी हूं और साथ में मुझे फर्स्ट डिस्टिंक्शन भी मिल गया है, ठीक है। एक जनरल सिनेरियो ले रहा हूँ। तो अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट डिस्टिंक्शन के लिए निकालना है, तो सबसे बेसिक कैटेगरी तो यही रह गई ना कि भाई मैं पास तो होना चाहिए एटलीस्ट, कि भाई हाँ मेरे 35 मार्क्स के ऊपर है, तब जाके तो मैं बोल पाऊंगा कि हाँ भाई पास तो हूँ करके। तो 35 मार्क्स प्लस भी चाहिए, और साथ में मुझे 75 मार्क्स के ऊपर भी चाहिए, तब जाके 75 मार्क्स से बेहतर बोलूँ 75%, 35% एंड 75%। तो 35% एंड 75% दोनों के ऊपर जाऊंगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा फर्स्ट डिस्टिंक्शन है करके। और जो है, और मैं बस की कोई एक कंडीशन सही है। अब मुझे बस इतना बताना है कि भाई कोई बंदा पास है कि नहीं, तो मैं ये बोल देता हूँ कि यही दो पैरामीटर्स ले लेते हैं वापस, और मैं बोल देता हूँ कि भाई 35% के अगर ऊपर है या फिर 75% के ऊपर है, तो भाई पास तो है ही, प्लस साथ में डिस्टिंक्शन का कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्टिंक्शन के लिए दोनों कंडीशंस है। इसलिए हम बोलेंगे कि अगर 35 मार्क्स के ऊपर है और 75 के भी ऊपर है तो भी पास है, 35 के ऊपर है तो भी पास है, 75 के ऊपर है तो भी पास है। नॉट जो है वो ऑटोमेटिकली अपोजिट वैल्यू दे देता है। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे ताकि इसको और अच्छे से हम लोग समझ सके, ठीक है। तो आई होप बुलियन ऑपरेटर्स भी सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्यों जरूरी है? आप जब बड़ा कोड लिखोगे तो आप चाहोगे कि भाई ये वाला पार्ट जो है थोड़ा पहले जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, फिर उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो बाद में एग्जीक्यूट हो। रीजन बीइंग, क्योंकि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो तभी मिल पाएगा जब है ना हम एक प्रेसिडेंस फॉलो करें। प्रेसिडेंस, या फिर हम सिंपल भाषा में बोल ले तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे बॉडमास, सबको शायद पता ही होगा कि बॉडमास जो मैथ्स में हम लोग ने पढ़ा था कि बॉर्डर बॉर्डर ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट्स मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होता है बॉड मास। तो बॉड मास फॉलो करने पे हमें एक्यूरेट आंसर मिलता है, राइट? वैसे ये जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, इसको हमें ध्यान में रखते हुए ही कोडिंग करनी है, तभी जाके हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। ये हो सके तो फिर है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को खुद को ये इतने अच्छे से याद नहीं है। बट लाइक हाँ, जब हम बड़े लेवल का कोडिंग करने जाते हैं, तब हमें इसको साइड बाय साइड रखते हुए, हमें इसे काइंड ऑफ एक माइंड सेट में रखते हुए, हमें इसको रखते हुए हमें कोडिंग करने की जरूरत है। रीजन भी क्या है? मान लो कि मैंने एक्सपोनेंट को नीचे कर दिया, और मैंने एंड और नॉट, ये सब जो लॉजिकल ऑपरेटर है इनको ऊपर कर दिया, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि लॉजिकल फंक्शन जो है वो पहले क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एक्सपोनेंट जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। बट लाइक मेरे को जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसके लिए तो मुझे एक्सपोनेंट को पहले करवाना था और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर को करवाना था। इसलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
इसके बाद हम फाइनली आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन में बहुत आसानी से 3 कंडीशन में बता देता हूँ। हाँ, इफ एलिफ एल्स इसमें कैसे कैसे जाएगा। इफ में तभी कोई चीज जाएगी जब क्या बोलते हैं, मतलब इफ के ब्लॉक के अंदर तभी कोई चीज जाएगी जब कंडीशन ट्रू हो, और एलिफ के अंदर तभी जाएगी जब इफ की फॉल्स हो, और फिर एलिफ में जाएगा, और इफ और एलिफ दोनों की फॉल्स है तो फिर एल्स में जाएगा। हो सकता है कुछ को क्लियर हो, कुछ को क्लियर ना हो। तो हम एक बेसिक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि मुझे ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है। मेरे पास 3 ही ग्रेड है। मैं बोलता हूँ अगर 80 प्लस मार्क्स है तो फिर मैं ए ग्रेड दे रहा हूँ। लेकिन अगर 60 प्लस मार्क्स है तो मैं बी दे रहा हूँ, और अगर 60 प्लस मार्क्स नहीं है तो मैं सी ग्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम कंडीशन इसके रिगार्डिंग पाइथन में सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अभी कोड नहीं बता रहा, सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। If marks are greater than 80, then print ग्रेड ए। मतलब मार्क्स अगर तुम्हारे 80 के ऊपर है, ग्रेड ए आ गया। एलिफ 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 जाने के बाद एलिफ में जाएगा और बोलेगा मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो ग्रेड बी। और फिर एल्स में सीधा हम लिख देंगे कि मार्क्स प्रिंट ग्रेड सी, ठीक है। इससे होगा क्या। हाँ, पहले वो इफ कंडीशन चेक करेगा। हाँ, मान लो मैं मेरे मार्क्स आते हैं 70, पहले वो इफ कंडीशन चेक किया, ओके 70 है, 70 इज ग्रेटर देन 80, नहीं, ठीक है। इफ कंडीशन से बाहर आ गया, इफ कंडीशन से बाहर आ गया, एलिफ कंडीशन में एलिफ कंडीशन में वो क्या करेगा, एलिफ कंडीशन में चेक करेगा आर मार्क्स ग्रेटर देन 60, यस, मार्क्स अगर ग्रेटर देन 60, मार्क्स मेरे 70 है, तो मेरा ग्रेड बी आ गया। एल्स के साथ ना हम कुछ कंडीशन नहीं जोड़ सकते, बट एल्स हमेशा ना हमें चीजों से एग्जिट करने में, या फिर है ना हमें एक क्या बोल सकते हैं हम कि भाई कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड से निकलने के लिए हमें एल्स है ना सबसे ज्यादा काम में आ सकता है, क्योंकि एल्स के लिए ना हमें अलग से पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं। एल्स हमेशा तब एग्जीक्यूट हो जाएगा जब ऊपर का कुछ है ना एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रहा है। और हाँ, मान लो कि मुझे हर एक कंडीशन को बार बार चेक कराना है, तो मुझे बार बार इफ लिखना चाहिए। कैसे, मैं बता रहा हूँ। सेम कोड बट एलिफ की जगह इफ को लिखना है। हाँ, तो मान लो कि मेरा जो कोड है वो ऐसा ले लेते हैं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 और इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 60, तो वो करेगा क्या, फ्लो ऑफ कोड कैसे बदलेगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पहले ये चेक करेगा कि मार्क्स जो है वो 80 के ऊपर है या नहीं, और उसके बाद वो वापस ये भी चेक करेगा कि मार्क्स जो है 60 के ऊपर है या नहीं। अगर दोनों ट्रू निकल गया तो दोनों को प्रिंट कर देगा वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकली मैं उसको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। और इसके अलावा एलिफ में क्या होता है, इफ कंडीशन अगर फॉल्स है, इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं मिलती है तो मैं एलिफ में जाऊंगा। हाँ, वरना मेरे को एलिफ से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, एलिफ लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, इफ भी अकेला अपने आप काम कर सकता है। बट इट इज ऑब्जर्व दैट इफ और एल्स को साथ में ही लिखना बेहतर है, क्योंकि अगर हम एक ट्रू कंडीशन लिख रहे हैं तो उसके बाद है ना हमें एक ऐसी कंडीशन लिखनी चाहिए जो अगर ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हमें क्या प्रिंट आउट कराना है या फिर हमें क्या मैसेज देना है वो हमें देना ही चाहिए। इसलिए इफ और एल्स साथ में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मली एक इफ से भी काम आ सकता है, इफ एलिफ से भी काम आ सकता है, इफ एलिफ एल्स से भी आ सकता है। और एल्स को अकेले नहीं लिख सकते, एल्स के साथ है ना हमें कुछ ना कुछ एक कोड ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो एल्स में जाएगा। एल्स सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। सो आई होप यहां तक कंडीशनल स्टेटमेंट भी क्लियर होंगी। सो अब हम आगे बढ़ेंगे कोडिंग की तरफ। सो थैंक्स अलॉट फॉर स्टडिंग थ्योरेटिकली द concepts ऑफ डे वन ऑफ द वर्कशॉप। सो गाइज वेलकम बैक। अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जितने भी हमारे कंसेप्ट थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता जाऊंगा। ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है, आप बस कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कर सकते हैं, और उस पर है ना अभी हम लोग प्रैक्टिकल कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे बस इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी जब हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स डेवलप करने जाएंगे तब हम आईडीज की तरफ स्विच करेंगे। अभी हमें क्योंकि थोड़ा हमारा हाथ भी मजबूत करना है लिखने के इसमें, इसलिए हम लोग अभी ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने कीवर्ड सीखा था, तो कीवर्ड्स के लिए हम पहले इंपोर्ट करेंगे कीवर्ड। ठीक है। फिर प्रिंट कर लेते हैं वो लिस्ट को। द लिस्ट ऑफ कीवर्ड इज, और एक स्लैश एन दे देते हैं। अच्छा, कुछ लोग को सवाल हो सकता है कि ये स्लैश एन क्या है करके। तो स्लैश एन ना एक स्पेशल एस्केपिंग कैरेक्टर है। जो एस्केपिंग कैरेक्टर है वो हमेशा क्या बोलते हैं, जो एक स्लैश से शुरुआत करते हैं। ये एक बैकवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश, और फिर है ना बाद में एन। अगर मैं स्लैश टी दे देता हूँ तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है।
और इसके अलावा भी और बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए हम लोग बाकी और डे 3 में और अलग से पढ़ेंगे। तो अभी इसको फिलहाल स्लैश एन कर लेते हैं, और इसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ठीक है। कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, एक के डब्ल्यू लिस्ट अगर आप लोग आईडी यूज कर रहे हैं तो फिर ये इनबिल्ड है ना, आराम से लिखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग की एक लिखने की एक हाथ में पकड़ बहुत अच्छी बन जाए, इसलिए हम इसको यहाँ से ये करेंगे। देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो ये फाइनली रन आउट हो गया। द लिस्ट ऑफ कीवर्ड इज, और फिर ये जितने भी कीवर्ड्स है हमारे सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग ने कीवर्ड के बाद हम लोग ने क्या देखा था, कीवर्ड के बाद तो हम लोग ने वेरिएबल्स देखे थे। वेरिएबल्स देखने के लिए अब चलो एक काम करते हैं, ए नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको स्ट्रिंग देते हैं, हेलो पाइथन। ठीक है। तो हेलो पाइथन लिखते हैं, और फिर है ना, अभी तो कुछ रन नहीं होगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट वगैरह नहीं करा है। हाँ, और कैपिटल ए एक अलग वेरिएबल है। ये बता देता हूँ क्योंकि इसको हम, चलो स्ट्रिंग नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसको एक वैल्यू दे देते हैं, 10 दे देते हैं। ठीक है। प्रिंट ए और प्रिंट कैपिटल ए। ठीक है। अब इसको हम रन किए तो फिर है ना, ए के लिए हेलो पाइथन और 10 अलग आ गया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो फिर अगर हमें टाइप चेक करना है तो यहाँ पे टाइप लिख के हमें इसे एक अलग ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो क्योंकि ए जो है एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है, इसलिए है ना उसके रिगार्डिंग क्लास ऑब्जेक्ट एस टी आर आएगा करके। तो क्लास एस टी आर। ठीक है। उसके अलावा अगर हम ए का करने गए तो फिर उसके रिगार्डिंग आएगा इंट आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टाइप, अच्छा टाइप की स्पेलिंग गलत हो गई, एक टाइपो हो गया, टाइपो आप लोग मत करना। ओके, क्लास एस टी आर एंड क्लास इंट आ गया। ठीक है। अब हम वेरिएबल्स को ना खुद से असाइन भी कर सकते हैं कि हमें करना इसको बहुत ही आसान है। ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं कैपिटल ए कर लेता हूँ तो जो कैपिटल ए की वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाएगी। अच्छा हाँ, अभी प्रिंट नहीं करवाया तो सॉरी, प्रिंट करवा लेते हैं। एक ए एक बार यहाँ पे, और एक क्योंकि यहाँ पे ए एक बार ए। ठीक है, एक बार हेलो पाइथन और एक बार 10 आ गया। ठीक है। अब डायनेमिकली टाइप कैसे है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब एक्चुअल में अभी तो ये वर्चुअली एक जगह पे कंपाइल होके मेरे को आउटपुट दे रहा है। हाँ, बट एक्चुअल में जब आप अपने सिस्टम्स में करने जाओगे तो वो कैसे होगा मैं बताता हूँ डायनेमिकली। हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। वो सीपीयू में या फिर हमारी जो टोटल बोल लो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, वहां पे ना एक जगह को पॉइंट करके रखेगा और बोलेगा कि हाँ, मुझे मेरे अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे है करके। हाँ, और असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर ये जो इक्वल टू है, ये जो इक्वल टू है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो इक्वल टू है, एक मिनट, हाँ, इक्वल टू करता क्या है कि मान लो स्मॉल ए अभी एक है ना कोई 101 लोकेशन को अभी पॉइंट आउट कर रहा है और वहां पे है ना वो हेलो पाइथन स्टोर करके रखा हुआ है, और कैपिटल ए वाला जो है उससे उसकी एक शैलो कॉपी बन गई। अब शैलो कॉपी मतलब पूछोगे तो शैलो कॉपी बस सिंपली ये ऐसा है कि दो वेरिएबल है, वो एक ही एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं और वहां से वो अपनी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए ए और कैपिटल ए दोनों की वैल्यू अब 10 हो गई है। अब अगर मैं कुछ ए पे ओवर ऑपरेशन भी परफॉर्म करता हूँ, जैसे मैं अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए टाइम्स ए, हाँ, तो अभी 100 आएगा। बट लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ए टाइम्स ए लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखा, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि है ना हम स्ट्रिंग्स को ना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। बट हाँ, स्ट्रिंग को हम डुप्लीकेट वे में ये कर सकते हैं, ये आगे का टॉपिक है, बट लाइक इसको करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, देखो हेलो पाइथन, इससे हुआ क्या, स्ट्रिंग एक्चुअली दो बार रिपीट हो गया, रेप्लिकेट हो गया। उसको ये लगा कि हाँ भाई, ये जो स्ट्रिंग है मुझे दो बार प्रिंट करवाना है, इसलिए इसको है ना जो वेरिएबल जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है उसकी वैल्यू को ना मैं दो बार प्रिंट करवा लेता हूँ, इसलिए ए एस्ट्रिक 2 किया तो फिर ये दो बार प्रिंट हो गया हेलो पाइथन करके। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का टॉपिक था वो, अच्छा हाँ, बाकी डेटा टाइप्स भी है, उन लोग को भी जरा ये कर लेते हैं। इंट और हमने ये तो देख ही लिया, इंट और एसटीआर देख लिया। अब हमारा क्या बचा, फ्लोट कर लेते हैं। चलो एक क्यों ले बार बार, अब चलो बी ले लेते हैं, 2.4 2.3 ले लेते हैं। और अगर लिस्ट बनानी हुई तो लिस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए रहता है बिग ब्रैकेट्स, तो
हम बिग ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये भी हो गया। तो उसके बाद हम लोग चलो टपल बना लेते हैं। टपल बनाते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि 1 लिखेंगे और हो गया, लेकिन नहीं, टपल वैसे नहीं बनता। 1 के बाद हमें एक कॉमा देना जरूरी है, तब जाके वो एक सिंगल एलिमेंट टपल बनता है। और अगर टपल्स के बारे में जानना है तो डे 3 पर हम लोग सीखेंगे इसके रिगार्डिंग। फिर अगर मान लो डिक्शनरी बनानी है, तो फिर हमें उसके लिए की वैल्यू पेयर देनी पड़ेगी। की जो है इसमें एक इम्यूटेबल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। और डिक्शनरी के बारे में जानना है तो इसको हम बाद में और अच्छे से सीखेंगे। तो अभी जैसे 1 ले लेता हूँ। अच्छा, अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। म्यूटेबल मीन्स इसकी वैल्यू मैं बार बार चेंज कर सकता हूँ। इम्यूटेबल मीन्स हम इसकी वैल्यू एक बार असाइन हो गई तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। टपल जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप है, उसकी वैल्यूज एक बार असाइन हो गई तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 और फिर इसके लिए मैं लिख लेता हूँ हेलो, ठीक है। और इसकी अब ये जो 1 है यहाँ पे अगर दिख पा रहा होगा, ये 1 जो है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, ये जो 1 अगर दिख पा रहा है तो ये 1 जो है ये की है और इसकी एक वैल्यू है हेलो करके, ठीक है। तो ये ऐसे की वैल्यू पेयर में ही लिखना पड़ता है डिक्शनरी को। हाँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि लाइक ये मैपिंग इतना वगैरह क्यों हुआ, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है इसलिए हम इधर साइड नहीं जाएंगे। बाकी हाँ, डिक्शनरी के और भी बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह होते हैं जो हम डे 3 की तरफ देखेंगे। तो और भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। 2 मान लो एक स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ 3.15 कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब इसके अलावा एक सेट बना लेते हैं। हाँ, तो सेट बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि s इज इक्वल्स टू सेट लिख देता हूँ और ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूँ। तो ये सेट बन गया। और अब सबका टाइप प्रिंट करवा लेते हैं साइड बाय साइड, ताकि है ना पता चल जाए कि कौन से टाइप का है करके। तो प्रिंट लिखते हैं टाइप बी, प्रिंट टाइप सी, प्रिंट टाइप डी। अच्छा, टाइप लिखा ही नहीं मैं। टाइप डी, प्रिंट और टाइप डिक्शनरी एंड प्रिंट टाइप सेट एस, ठीक है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी क्लास आ गई कि लाइक एक फ्लोट आ गया, एक लिस्ट आ गया, एक टपल आ गया, एक डिक्शनरी आ गया और एक सेट आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स भी हो गए। बाकी ये जो स्पेशल डेटा टाइप्स है, सीक्वेंसिंग डेटा टाइप्स और जो मैपिंग डेटा टाइप है डिक्शनरी, उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑपरेशंस है हम डे 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो अब वेरिएबल्स हो गए, तो अब फाइनली हम लोग ऑपरेशंस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब चलो एक बार ये देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू इनपुट, ये लिखना है। एंटर समथिंग, ठीक है। और हम प्रिंट ए करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वो एंटर समथिंग बोलेगा। अब मान लो मैं 1 भी लिखता हूँ तो ये 1 प्रिंट करके दे देगा, लेकिन अभी पता है डिफॉल्ट किस में ले रहा है। अब ये स्ट्रिंग में ले रहा है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। टाइप ए अगर मैं प्रिंट करता हूँ और देखो, मान लो मैं चलो फॉर एग्जांपल फ्लोट वैल्यू भी देता हूँ 2.3। 2.3 एक स्ट्रिंग की तरह ले रहा है। तो अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करवाना है तो हमें इसे खुद से कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, जिसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी आगे दिखा दूंगा मैं। इंट इनपुट और एंटर समथिंग अगर अब मैं लिखता हूँ, और अब अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये 2 क्लास इंट। और अगर अब मैं इसमें अगर मान लो फ्लोट वैल्यू लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। देखा, इनवैलिड हो गया क्योंकि उसका इंट का वैल्यू बेस 10 के साथ रहता है, तो इसलिए 2.3 वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, इसलिए वहां पे एरर आ गया। ठीक है, एक और बार इसको रन कर लेते हैं और अब 3 लिखते हैं और दैट्स इट। और अगर मान लो मैं इसको फ्लोट करता हूँ और अगर मैं एक नॉर्मल वैल्यू देता हूँ तो वो उसे अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता है। ये एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब मान लो अभी 2 लिखा, तो 2 कहने के लिए हम सब के लिए तो इंट है, तो उसको ये अपने आप पाइथन जो है कन्वर्ट कर लेगा किसमें, फ्लोट में। फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेगा, ऐसे देखो 2.0 अपने आप आ गया उसमें और क्लास फ्लोट कर ली उसने। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया। और हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये करवाया था कि जैसे कि अभी मान लो मैं ये लिखता हूँ। इसे के नीचे कर लेते हैं। बी इज इक्वल्स टू अगर मैं 3 करवाता हूँ, हाँ, और प्रिंट टाइप ऑफ बी करवाते हैं। और अब मैं करता हूँ बी इज इक्वल्स टू एस टी आर, ठीक है। और प्रिंट टाइप बी, ठीक है।
तो अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पहले आना चाहिए इंट क्लास और उसके बाद आना चाहिए एसटीआर क्लास, क्योंकि ये जो है एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसके जरिए मैंने उसको एक्सप्लिसिटली मतलब खुद के जरिए मैंने है ना इसको जबरदस्ती इसको स्ट्रिंग क्लास में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, एंटर समथिंग ये अभी भी मांग रहा है तो 3 कर लेते हैं 3। और ये देखिए यहाँ पहला जो आया, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्लास पहले इंट आई क्योंकि है ना बी की वैल्यू 3 थी, उसके बाद फिर हमने उसको एसटीआर में कन्वर्ट करवा दिया और है ना वो अब स्ट्रिंग बन गया है 3। ठीक है, तो अब उस पर ऑपरेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे कि अब मैं ए प्लस बी करवाता हूँ, चलो एक सी वेरिएबल बना लेते हैं और ए प्लस बी उसमें स्टोर कर लेते हैं। और प्रिंट सी करवाता हूँ। ठीक है। तो मान लो जैसे अभी मैंने 3 लिखा। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, फ्लोट एंड एसटीआर अनसपोर्टेड ऑपरेंड, मतलब कि फ्लोट एक फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंट वैल्यू को और एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब कुछ भी हो सकता है जो भी सिंगल कोट या डबल कोट्स में लिखा हुआ है, हाँ, वो ऐड नहीं किया जा सकता। हाँ, बट लाइक अगर मैं ये इतना कमेंट कर देता हूँ, हाँ, कमेंट लिखने के लिए बस एक हैशटैग लगाना पड़ता है और वो कमेंट बन जाता है। ठीक है। और इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं कि इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसको वापस रन करते हैं। ठीक है, हाँ, 3 लिखा और ये 6.0। अभी पता है क्या किया पाइथन ने? पाइथन ने खुद से ये सोच लिया कि भाई अच्छा ठीक है, बी भले ही इंट क्लास का था लेकिन अब मुझे एक फ्लोट और इंट का एडिशन कराना है। हाँ, अब इतना तो पता है मुझे कि अगर मैं इसमें बस 0.0 कर दूंगा तो ये फ्लोट बन जाएगा और साथ में मैं इन दोनों को ऐड करा सकता हूँ। तो पाइथन का यही एक एडवांटेज है कि भाई मैं वो खुद से काइंड ऑफ एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई हाँ, उसमें थोड़ा सा बहुत है ना कहीं सेट ऑफ रूल्स ही है, तो हम आसान भाषा में बोल लेते हैं कि दिमाग है उसके पास, जिससे कि वो ये कर लेता है कि भाई हाँ, ये फ्लोट वैल्यू है, ये इंट है, ठीक है, इंट के बाद 0.0 लगा लेता हूँ, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ। सो आई होप ये भी अब सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे तो फिर नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20 कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस साइन बार बार हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये तो 4 काफी ज्यादा बेसिक ऑपरेशन हुए, ये इसका तो अलग से बताने की जरूरत नहीं कि भाई हाँ 10 प्लस 20 30 होता है, 10 माइनस 20 माइनस 10 होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी वही केस है। ठीक है। अब जो स्पेशल ऑपरेटर थे, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन, अब वो करता क्या है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू मान लेते हैं चलो 1 है। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू मान लो 2 है। ठीक है, और सी इज इक्वल्स टू ना ए फ्लोर डिवीजन बी है। ठीक है, प्रिंट सी करवाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? 0। ठीक है, 0। हाँ, अब इसकी वैल्यू ना चेंज करते हैं, 2 1 दिया। ठीक है, 3 करता हूँ, देखते क्या आता है। 1 ही आया, चलो ये भी ठीक है। 4 2 आया, ठीक है। 5 2.5 ठीक है। अब बोलोगे कि सर क्या खुद बता नहीं रहे और बस है ना खेले जा रहे हो उससे। नहीं नहीं, मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग केसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है। फ्लोर डिवीजन पता है कर क्या रहा है? पॉइंट के बाद की वैल्यू छोड़ दे रहा है और उसके पहले जो हमारे पास वैल्यू है ना, हाँ, क्वोशिएंट में जो हम लोग यूज कर रहे थे कि लाइक मतलब अभी मेरे पास ये नहीं है लेकिन लाइक थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे 1 किया, हाँ, 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 आएगा इसका। ठीक है, तो 0.5 तो वो 0.5 छोड़ देगा और जो उसके पहले की वैल्यू है वो ले लेगा। इसलिए जब मैं इसको 2 कराता हूँ, हाँ, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आएगा उसका क्वेश्चन, तो लाइक है ना उसको 1 यूज कर दिया। वैसे 3 करता हूँ तो 3 के लिए मेरे को आता है 1.5, राइट, तो 1 आ गया। फिर वापस अगर मैं 4 के लिए करता हूँ तो फिर ये, एक मिनट, ये 4 यहाँ लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे 4 करता हूँ तो यहाँ पे अब 4 किया तो फिर 2 आया, फिर 2 के बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग 5 करते हैं तो फिर यहाँ पे 2.5 होता है लेकिन वो सिर्फ 2 करेगा। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर ना रिमाइंडर पकड़ता है सिर्फ। ठीक है, तो अब मॉड्यूलस करते हैं, मॉड्यूलस जो है परसेंटेज साइन से होता है। ठीक है, वैसे ही करते हैं, इसको भी एक एक करके लेते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, रिमाइंडर 1, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2, अब इसका 0 देना चाहिए इसको। ठीक है, 0 दे दिया क्योंकि ये
कंप्लीटली डिविजिबल है। हाँ, अब 1 डिवाइडेड बाय 2 में 1 इसलिए दिया क्योंकि 2 से पाइथन के लिए 2 से जो 1 है वो डिविजिबल नहीं है, इसलिए है ना वो जीरो लेके क्वेश्चन लेके उसको ये कर देगा। हाँ, और मतलब 1 माइनस जीरो कर देगा और फिर 1 ला देगा वो आंसर। ठीक है, अब पाइथन के पास अब उतना भी दिमाग नहीं है कि लाइक है ना उसको 0.5 कर सकते हैं करके। ठीक है। ऐसी पाइथन के प्रोज एंड कॉन्स जब तुम लोग है ना प्रोग्रामिंग करोगे तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए 3 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो रिमाइंडर बचता कितना है 1। ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 2 करें तो फिर 0। ठीक है। हाँ, अब 5 करते हैं वंस अगेन, ये जो है क्या बोलते हैं रिमाइंडर जितना हो सके कि लाइक विदाउट फ्लोट वाली वैल्यूज ही प्रेफर करता है, और है ना जो एक वैल्यू है उन्हीं को देता जाता है। जैसे 5 किया तो ये आया। ठीक है। हाँ, अब मान लो थोड़ी एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, कोई एक ऑड फिगर लेते हैं 7 8 6 9। ठीक है, एक रैंडम वैल्यू ले ली मैंने। ठीक है, तो भी 1 दिया। ठीक है। जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे वो हम लोग को सप्लाई करता है। तो याद रखना फ्लोर डिवीजन जो है वो जो हमारा इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन डी कहते हैं उसे, क्वेश्चन को जो वैल्यू है उसका जो पॉइंट के पहले की वैल्यू है उसकी जो फ्लोर वैल्यू है उसको दे देता है, और जो मॉड्यूलस है वो हमें रिमाइंडर देता है। हाँ, ये फ्लोर डिवीजन शायद तुम लोग उतना ना यूज करो, बट हाँ मॉड्यूलस ऑपरेटर तुम लोग बहुत यूज करोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि लाइक जब तुम बेसिक प्रोग्रामिंग करने जाओगे आगे तब जाके तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है करके। तो ठीक है, अब ये भी क्लियर आउट कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, चलो अब रिलेशनल ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक शॉर्ट नोटेशन बताता हूँ। हाँ, अगर मान लो मुझे ये लिखना है, हाँ, a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू दे देते हैं पहले। हाँ, a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक है, और प्रिंट a। ठीक है, 11। ठीक है, इसको ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्लस इक्वल टू 1, तो भी 11 दे देगा। ठीक है, अब माइनस के लिए भी सेम, माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, 2 बार प्रिंट करा लेते हैं वरना फिर लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। एक बार 11, एक बार 10। ठीक है, तो और हाँ, अब इससे ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई एक बार एक्सप्लिसिटली एक डेटा की वैल्यू चेंज हो गई, मतलब कैसे कि भाई हाँ, एक पहले कहाँ पॉइंट कर रहा था 10, तो 10 जहां पे भी स्टोर्ड था उसकी पहले वैल्यू इंक्रीमेंट की 11 से, तो वहां पे जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो गई, और फिर वो जो ओवरराइटेड वैल्यू थी उसी को ए वापस पॉइंट आउट कर रहा था। मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो कि ए ने ना 10 पकड़ के रखा था। हाँ, ए को नहीं पता कि 10 क्या होता है, लेकिन ए ने 10 को पकड़ के रखा था। हाँ, एक बंदा आया, उसने 10 लिया, 10 में एक और ऐड कर दिया और उसको 11 कर दिया। और है ना ए को ये पता नहीं चला, ए ने उसको स्टिल पकड़े रखा। और 11 रह गया। फिर बाद में एक और बंदा आया, उसने क्या किया, उसने है ना ए से एक को घटा लिया, ए से एक को घटा लिया। ए को उसको कुछ नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, वो उसने कि बस हाँ मुझे इसको पकड़ के रखना है, मैंने पकड़ के रखा है। तो जो 11 वैल्यू थी वो घट के 10 हो गई, इसको वो भी नहीं पता चला। इसलिए पाइथन में यही होता है कि जो वैल्यू है, एक वेरिएबल जो है वो एक सेट ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, एक सेट ऑफ वैल्यू को जो कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, वहां पे वो पॉइंट आउट करता है, और वहां से वो जो है वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डायनेमिकली चेंज होते रहती है, इसलिए डायनेमिकली टाइप है। ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। डिसएडवांटेज इस प्रकार है कि भाई मान लो कि कभी मेरे को चाहिए रहता है कि लाइक ना कन्वर्ट हो इम्प्लिसिटली इंट से फ्लोट की तरफ, तो फिर है ना ये दिक्कत है, पाइथन में ऐसा हम नहीं कर सकते एक्सेप्ट हम कुछ है ना स्पेसिफिक उसमें कोडिंग वैसी कर दे तो। ठीक है, आई होप ज्यादा ज्ञान ना हो रहा हो। और अभी हम बाकी रिलेशनल ऑपरेटर देख लेते हैं। ठीक है, ए की मान लो वैल्यू 10 है, बी की मान लो वैल्यू 20 है। ठीक है, प्रिंट ए इक्वल टू बी। ठीक है, प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ इन्हीं दोनों को देखते हैं। चलो लेस देन भी क्यों देखना, नॉट इक्वल टू देखते हैं ना, एक काम करते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू ऐसा लिखते हैं और ये ऐसा लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्पेसेस चलेंगी, बट लाइक इन दोनों के स्पेसेस मत देना बीच में। ठीक है। इसको रन करते हैं फॉल्स और ट्रू। अब बेसिकली वो किया क्या, उसने ए की वैल्यू ली और बी की वैल्यू ली और उन दोनों को कंपेयर किया कि भाई हाँ ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। हाँ, तो क्या ए बी के बराबर है, नहीं है। ठीक है,
ए इज नॉट इक्वल टू बी, हाँ जो दूसरा कंडीशन है फैक्टोरियल एक्सक्लेमेटरी मार्क और उसके बाद इक्वल टू, तो उन दोनों को कंपेयर किया तो उनको पता चल गया कि हाँ भाई ये दोनों तो सही है, तो ट्रू सही आंसर है। ठीक है, अब एक काम करते हैं इसको, ये मैंने ज्यादा ही बड़ी वैल्यू कर ली, एक काम करते हैं अब एक स्ट्रिंग लेके देखते हैं। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, अब रन करके देखते हैं कि क्या होता है, फॉल्स और ट्रू। मतलब अब आपको ये भी समझ में होगा कि भाई कैपिटल ए और स्मॉल ए जो कि अलग अलग है, ये भी पाइथन आराम से समझ में आ जाता है उसको। ठीक है, तो अब ये भी हो गया। ठीक है, अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा बाकी जो ऑपरेटर्स है उनको भी यूज कर सकते हैं। अब लेस देन और इक्वल टू में जो स्ट्रिंग का है वो आस्की कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसके रिगार्डिंग मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्योंकि वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, उसको बात के लिए रहने देते हैं। तो आस्की कैरेक्टर वैल्यूज जो है उसके ऊपर ना काम करते हो, हम सिंपली नंबर सिस्टम से देख लेते हैं कि ये सही सही हमें दे पाता है कि नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू चलो अब पॉइंट करके देखते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर अ चेंज इसको भी ना 20 कर देता हूं मैं। ठीक है, देखते हैं कि अब क्या आता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, प्रिंट ए लेस देन बी, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी, प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये अब सारों को हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस थे अभी हमने सबको रन करके देख लिया। हाँ, तो 20.0 और 20, हाँ पाइथन के लिए एक ही है, ये भले ही फ्लोट हो ये भले ही इंट हो। चाहिए तो हम चेक करके देख सकते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है, और प्रिंट टाइप ऑफ बी। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, फ्लोट और इंट, बट स्टिल 20.0 20 के बराबर की है। और जो क्या बोलते हैं, इवन दो उनकी क्लासेस डिफरेंट है, बट लाइक स्टिल वो दोनों इक्वल है, इतना पाइथन को समझ में आराम से आता है। ठीक है, तो ये अब हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स भी देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमें बूलियन ऑपरेटर देखना था। ठीक है, बूलियन ऑपरेटर हम ऐसे देख लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू, ठीक है बार बार 10 20 ले रहे हैं, कुछ एक अच्छा नंबर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 1000, 10,000 हो गया क्या, हाँ ओके 1000 सही है। b इज इक्वल्स टू मान लेते हैं सिर्फ छोटी सी एक वैल्यू 2 ही रखता हूँ। ठीक है, प्रिंट, हाँ a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड a a इज नॉट इक्वल टू b। अब ये दोनों ही कंडीशन में सही है। हाँ, अब और के लिए भी देख लेते हैं। ए इज लेस देन बी और ए इज, एक एक कंडीशन ट्रू रहने देते हैं। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी सेम रखते हैं। ठीक है, और फिलहाल इन दोनों को पहले देख लेते हैं। ट्रू ट्रू, अब दोनों में ट्रू ट्रू क्यों आया, हाँ ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ए बी से बड़ा भी है और ए बी के बराबर भी नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं तो अभी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एंड में ना दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है, और में दोनों कंडीशन में से किसी एक का बस ट्रू होना जरूरी है। अगर मान लो इन दोनों को ही मैं फॉल्स करवा देता हूँ, हाँ ये तो अब इसका भी फॉल्स आएगा। बट लाइक एक कंडीशन भी ट्रू रहती है, जैसे अभी इसको ट्रू करा लेते हैं, तो एक फॉल्स और एक ट्रू रहेगा। ठीक है, अब नॉट जो है, नॉट को सबसे आसानी से समझना इस प्रकार है कि सी इज इक्वल टू, मान लो मैं ट्रू ही वैल्यू दे देता हूं, तो बाद में प्रिंट नॉट सी, उसको फ्लिप करके बस हमें दे देगा फॉल्स। और अगर मैं मान लो इसको अगर फॉल्स करता हूं, तो इसको रन करेंगे तो ये ट्रू करके दे देता है। ठीक है, सो आई होप ये भी सबको क्लियर होगा। अब जल्दी से मैं कंडीशन स्टेटमेंट क्लियर आउट कर लेता हूँ। ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ ग्रेड कर लेते हैं चलो, नहीं ग्रेड नहीं, मार्क्स, सॉरी मार्क्स। ठीक है, और एक स्लैश एन ले लेते हैं, और इफ कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन 80, प्रिंट
A, elif A is less than, अच्छा A is less greater than 60, print B, और else लेते हैं, print ग्रेड C, ठीक है। अच्छा गाइस, अब कुछ लोग को सवाल आ रहा होगा कि ये अपने आप स्पेसेस क्या है। तो पाइथन में ना ये एक अलग कंसेप्ट है कि एक इंडेंटेशन देनी पड़ती है। इंडेंटेशन मतलब ये समझ लो कि कोलन के बाद ना अराउंड अराउंड 4 स्पेसेस हमें छोड़नी पड़ती है और फिर हमें कोड लिखना पड़ता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर ये इसे इफ ब्लॉक के अंदर का कोड ना समझते हुए इसे एक नॉर्मल कोड की तरह ट्रीट करेगा। ये भी करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, प्रिंट नॉट इन इफ ब्लॉक, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी है, जबकि यहाँ पे ये 4 स्पेसेस है अवेलेबल, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, और एलिफ ए इज ग्रेटर देन 60, क्या हो गया, इनवैलिड सिंटेक्स क्यों, अच्छा हाँ वो यहाँ पे प्रिंट आ गया था इसलिए, ओके ठीक है। इसको फिलहाल ये कर लेते हैं, अब रन करते हैं, देखो अब आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं अभी मार्क्स लिखता हूँ 70, चलो 69 लिख लेते हैं, ग्रेड भी आ गया, ठीक है। हाँ, और अगर अभी मैं मान लो इस सबको मैं इसको कोड आउट ये कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको बस अनकमेंट करता हूँ, तो ठीक है। अब ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है, तो अभी मैं पहले, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसलिए पहले जो लाइन लिखी हुई थी उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले अगर मैंने अभी अभी मान लेते हैं कि 80 से ग्रेटर वाला नंबर नहीं लिखते हैं, मान लो मैं 70 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, नॉट इन इफ ब्लॉक। बट लाइक यही मैं इसको इंडेंटेशन टैब दबा के इसको मैं इसके अंदर कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो लाइक अगर मैं यहाँ 70 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो कुछ रन नहीं हुआ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हैशटैग प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी ठीक है। अब हम ये नॉर्मल कोड रन करके देख लेते हैं, एंटर अ मार्क्स, ठीक है। तो अब मैं चलो एलिफ में घुसने की कोशिश करता हूँ, मैं 80 से कम लिखता हूँ, मैं 70 लिखता हूँ, ठीक है, ग्रेड बी, ठीक है। हाँ, अब मैं देखता हूँ एल्स में कैसे घुसूंगा, ठीक है, तो मैं अब 50 लिखता हूँ। अब मैं ये भी दिखा देता हूँ कि एलिफ की जगह अगर हम इफ लिखेंगे तो क्या होता है, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन 60, ठीक है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब देखो, हाँ, अब अगर मैं मान लो कुछ ऐसी नंबर लिखता हूँ जो कि 60 से भी ग्रेटर है, तो मान लो जैसे मैं 65 लिखता हूँ, बी आ गया। और लाइक अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ और लाइक मैं इसको अभी मार्क्स देता हूँ, जैसे कि 85, ठीक है, ए बी। अब ये ए बी क्यों आया पता है? क्योंकि उसके लिए ना पहली कंडीशन भी ट्रू थी और दूसरी कंडीशन भी ट्रू थी। इफ में ना वो पहले इसको भी चेकआउट करेगा और इसको भी चेकआउट करेगा, बट एलिफ, इसी को अगर मैं एलिफ कर दूं, ठीक है, और फिर रन करता हूं और मैं फिर अब 85 लिखता हूं, एक मिनट, सॉरी 55 हो गया, 85, ठीक है। अब सिर्फ एक आएगा, क्यों? क्योंकि अभी उसने बस इसको एग्जीक्यूट किया, फिर वो एलिफ में गया ही नहीं, क्योंकि ये तो ट्रू था ही। सो आई होप इफ एलिफ एल्स और जितना भी आज हमने डे वन में कवर अप किया था वो सबको क्लियर आउट है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे वन गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर लर्निंग पेशेंटली, बाय बाय।